Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes in Dehradun. Let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic current electricity. And the question says, each element in the finite chain of resistors shown in the figure is 1 ohm. A current of 1 ampere flows through the final element. What is the potential difference V across the input terminals of the chain? What is equivalent resistance of the chain? How does the equivalent resistance change if one or two more resistors are connected to it? Compare this result with the equivalent resistance of an infinite chain. ऑलराइट, तो मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मुझे जो आखिरी रेजिस्टेंस दिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 ओम है। इनफैक्ट सबकी ही वैल्यू 1 ओम है और इस आखिरी वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपने को दिया हुआ है 1 एम्पियर, है ना। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जितना करंट इससे फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट मजबूरन इधर से भी जाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि जो इसके पहले वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके अलोंग भी करंट कितना जाना चाहिए, इसके थ्रू भी 1 एम्पियर जाना चाहिए। मतलब इस वाले विंग से ओवरऑल करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, सॉरी 1 एम्पियर जा रहा है ना। और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले लिंक में अगर देखें तो नेट करंट 1 एम्पियर है और नेट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर सिर्फ इस वाले रास्ते के थ्रू देखूं 2 ओम, करंट 1 ओम। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोल दूंगा आई इंटू आर। करंट मैंने बोला कितना, 1 एम्पियर और नेट रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाला जो रास्ता है उसमें कितना हो जाएगा 2 ओम। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम। तो ये कितना आ गया, ये तो 2 वोल्ट आ गया, राइट। तो अगर 2 वोल्ट आ गया और यहाँ पर 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट, तो इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो करना चाहिए, आप सोचिए। करंट को मैं लिख दूंगा V अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल ही गया कि 2 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। मतलब इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करना चाहिए वो कितना करना चाहिए 2 एम्पियर का। अब देखिए एक सीरीज बनती जा रही है यहाँ पर 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जाना पड़ेगा 3 एम्पियर, है ना। किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ है वो हमें बताता है कि करंट तो पैदा नहीं हो सकती, जितनी आ रही थी उतनी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूं, इसे और इसे, है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप देखना, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, तो मैं कोई एक रास्ता चुन लेता हूं। जैसे मैं ये वाला रास्ता चुन रहा है ना, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहां से मैं गया यहां तक, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से। तो इस तरीके से मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाह रहा हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट से बढ़ते हैं आगे, कितने का ड्रॉप आया 3 इंटू 1। सारे के सारे रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें कि जितना करंट है उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप है। तो यहां से यहां तक का 3, फिर जैसा देख पा रहे हैं 2 और फिर 0। तो 3 प्लस 2 5 एम्पियर का आ रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा 5 वोल्ट का आएगा। अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है जो बीच का रेजिस्टेंस है वो भी 1 ओम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो भी कितना होगा 5 एम्पियर हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 3 है, तो ये होना पड़ेगा 8 एम्पियर। और अब मैं देख सकता हूँ कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप देखना, तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। मतलब यहाँ से मैं आ गया 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से आ गया 13 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 13 वोल्ट का। अगेन रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसके क्रॉस करंट फ्लो करना होगा 13 एम्पियर। अगर ये 13 है और ये 8 है तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर करंट कितना आएगा 13 प्लस 8 एम्पियर, दैट इज 21 एम्पियर। तो फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से 21 निकला, है ना, और यहाँ पर फिर वापस कितना आएगा 21 एम्पियर आएगा। तो हम लोगों ने नेट करंट देख लिया कि कितना आ रहा है 21 एम्पियर। अब अगर हम लोग देखना चाहें कि लेट अस से कि ये वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P दे दिया और इसका Q दे दिया,
तो अगर मुझे P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि VP माइनस VQ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? P से मैं यहां तक जाऊंगा, फिर यहां से नीचे आकर के यहां पहुंच जाता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहां से यहां जाने में, है ना, लेट अस से कि इस पॉइंट का नाम R है और इसका S है। P से R जाने में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आया? तो पोटेंशियल ड्रॉप आया 21 का। फिर कितने का ड्रॉप आया R से S आने में? 13 का। तो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग देख पा रहे हैं कि P से Q जाने में कितने का आ रहा है? 34 वोल्ट का। तो VP माइनस VQ बराबर कितना आ गया? 34 वोल्ट। तो ये हमारे सवाल के पहले पार्ट का जवाब हो गया। 34 वोल्ट है इनपुट पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। उसके अलावा अब हम लोग R इक्विवेलेंट भी इस डायग्राम के हिसाब से निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा? V अपॉन टोटल करंट। पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल कितने का आया? 34 वोल्ट का आया, राइट। और उसको डिवाइड किससे करेंगे? करंट से, जो कि कितना है? 21 एम्पियर। सही है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 34 वोल्ट अपॉन 21 एम्पियर विच इज इक्वल टू 1.61905। क्लियर है बात? चलिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जिसमें पूछा है कि क्या होगा चेंज इस सर्किट में अगर हम लोग क्या करें, एक और एलिमेंट अगर ऐड कर दें, है ना। तो मान लीजिए मैं एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से पैरेलल में मैंने एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया, है ना। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है? 1 ओम ही है। सारी रेजिस्टेंस जो है वो सेम ही मैग्नीट्यूड का है। तो इसे भी मैं, चलिए, आइडेंटिकल है तो इसी तरीके से 1 ओम से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा फर्क। अब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये रहे मेरे इनपुट पॉइंट्स, है ना। तो क्या फर्क आ जाएगा ओवरऑल सर्किट? यहां पर तो ये दिया ही हुआ है कि एक्सट्रीम में 1 एम्पियर आना है, तो 1 एम्पियर इसमें फ्लो करना है, तो 1 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर, ये सारी चीजें तो वही रहेंगी। बस अब क्या हो जाएगा? बस अब चेंज ये आ जाएगा कि इसमें भी एक करंट फ्लो करेगा। और कितना करंट फ्लो करेगा? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी कितने का है? पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है 34 वोल्ट का, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस 34 वोल्ट का है। और अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और आ गया, है ना। 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में और आ गया। तो इसके क्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा? इसके क्रॉस करंट फ्लो करना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 34 एम्पियर। इसका मतलब इसके थ्रू जो करंट है वो फ्लो करेगा 34 एम्पियर का। तो अब सर्किट में चेंज क्या आ गया? अब सर्किट में ये चेंज आ गया कि ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस तो अनचेंज्ड है, लेकिन टोटल करंट जो है वो बढ़ करके कितना हो जा रहा है? नेट करंट, है ना। आई नेट में लिख देता हूँ 21 एम्पियर तो ऑलरेडी इधर से जा ही रहा है। अब इधर से कितना और जाने लगा? प्लस 34 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, 3 + 2 5। तो ये हो गया 55 एम्पियर, है ना। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप R इक्विवेलेंट इस बार हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप तो 34 वोल्ट ही है, उसको डिवाइड कर देंगे करंट से जो कि 55 एम्पियर है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। और ये आ जाएगी 0.61818 ओम, है ना। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगा दिया इस सर्किट में पैरेलल में, तो क्या हो जा रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो काफी कम हो जा रही है ना, एज कंपेयर टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि आया था 1.61905। तो अब जैसा सवाल में पूछा गया है इसके अगले पार्ट में कि अगर एक और एलिमेंट ऐड कर दें, एक एलिमेंट हमने ऐड कर ही दिया, अब अगर एक और एलिमेंट ऐड कर दें तो क्या होगा? चलिए, एक ऐसा ही एलिमेंट एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब आप देखिए कि इसका रेजिस्टेंस मुझे 1 ओम ही रखना होगा, जैसा कि सिमेट्री है उसको मेंटेन करते हुए। तो अब जरा देखिए यहाँ पर कि क्या फर्क आ जाएगा, है ना। फर्क अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 34 एम्पियर है, यहाँ पर 21 एम्पियर है। तो इधर से करंट को कितना आना पड़ेगा? इधर से करंट आना पड़ेगा 55 एम्पियर। तो करंट में तो इस बार कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं इसे P कह रहा हूं, इसे मैं Q कह रहा हूं, तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा? यहाँ से आया तो 55 का, यहाँ से नीचे आया तो 34 का। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अब कितने का हो गया? 5 + 4 9 और 5 + 3 8, 89 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अब आ गया P और Q के बीच में।
सही है। तो अगर मुझे अब सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट। टोटल करंट तो 55 एम्पियर है जो पी से क्यू की तरफ आ रहा है, तो 89 अपॉन 55 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.61818 ओम, है ना। तो ये देखिए ये क्वाइट क्लोज है किस वैल्यू के, जो तब आई थी जब हम लोगों ने सर्किट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी थी। उस समय जो आर इक्विवेलेंट आ रहा था वो आ रहा था 1.61905 और इस बार कितना आ गया 1.61818 ओम। ऑल राइट बच्चों, तो अगर अब हम लोग बात करें कि अगर ये सर्किट जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, तो हम लोग इससे जनरली इनफाइनाइट लैडर भी कहते हैं ना, क्योंकि उसकी तरह ये दिख रहा है, या फिर इनफाइनाइट चेन कह सकते हैं। तो इस केस में आप देखिए कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, और वो 1 ओम है। अगर मैं इसे पी पॉइंट कह रहा हूं, इसे क्यू पॉइंट कह रहा हूं, तो आप एक काम करिए कि इस सर्किट को एनालाइज करिए और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे P डैश कहूं और इसे Q डैश कहूं, है ना, तो P और Q से जैसा मुझे सर्किट दिख रहा था, अगर मैं P और Q से देखूं यहाँ पर, तो मुझे जैसा सर्किट दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली आप देखिएगा वैसा ही सर्किट दिखाई देगा अगर मैं कहां से देखूं, P डैश Q डैश वाले लोकेशन से। देखिए यहां से भी मैं देख रहा हूं तो वैसा ही सब कुछ दिख रहा है जैसा मुझे कहां से दिख रहा था, जैसा मुझे दिख रहा था P और Q वाले जगह से दिखने पर, क्योंकि ये जा रहा है इंफिनिटी तक। इसी कारण से ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर मैं एक आगे आ गया तो सर्किट में मुझे कोई चेंजेस दिखाई देगा। जैसे समुद्र से आप अगर 2 बूंद पानी निकाल लीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समुद्र को, वो अभी भी अनंत लगता है ना। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा P और Q के अक्रॉस का, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा अगर मैं P डैश और Q डैश पॉइंट के हिसाब से भी बात करूं तो अगर मैं एक छोटा सा काम यहाँ पर कर दूं, और वो ये है कि अगर मैं इस पूरे को मिटा दूं, है ना, जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे उसको मैं हटा दूं। ठीक है, ये चलिए मैं हटा देता हूँ, इससे मैंने हटा दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं रिप्लेस कर दूंगा जो नेटवर्क मुझे दिखाई दे रहा था जिसे मैंने डिलीट किया, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा आर इक्विवेलेंट से, क्योंकि जो P और Q के अक्रॉस जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वही इक्विवेलेंट और किसके अक्रॉस आ रहा था, P डैश और Q डैश के अक्रॉस। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट 1 ओम और 1 ओम इन तीनों का रिजल्टेंट भी किसके बराबर आना चाहिए, R इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को अगर पहले मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, R इक्विवेलेंट इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस 1। इसका मैं किसके साथ सीरीज में ऐड करूं, 1 के साथ, तो इसको 1 के साथ ऐड कर देता हूं। तो ये कितना आना चाहिए, R इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए चलिए मैं R इक्विवेलेंट को कैपिटल R से डिनोट करता हूं ना, R इक्विवेलेंट बराबर R। तो यहां से क्या आ जाएगा, R प्लस 1 प्लस R, है ना, क्योंकि यहां पर जब मैंने एलसीएम लिया तो R इक्विवेलेंट प्लस 1 ऊपर आ गया, अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू R आ गया यहां से। तो अगला स्टेप क्या होगा, 2R प्लस 1 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R। तो यहां से क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं R में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूं तो R बराबर में क्या लिखूंगा, प्लस माइनस आपको याद होगा R बराबर हो जाता है, मतलब क्वाड्रेटिक के केस में जो रूट होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए मैं वही लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी मतलब कि 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस 4 इंटू 1। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे, 2a से, तो 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रूट 5 जो है वो तो 1 से बड़ा है और रेजिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो R बराबर कितना मैं लिख दूंगा, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है बात। तो ये हमारा आ गया जवाब किसका, अगर ये सर्किट इनफाइनाइटली लंबी हो, मतलब ये जो लैडर है ये इनफाइनाइट लैडर हो, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाय 2 आएगी। और यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये इक्वेशन आई है अपनी, है ना,
ये जो इक्वेशन आई है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इट इज एक्चुअली द गोल्डन रेशियो इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज द गोल्डन मीन विच इज √5 + 1/2, जिसकी वैल्यू आ जाती है 1.61803। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो √5 + 1/2 इसको क्या कहते हैं, गोल्डन मीन कहते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसको क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो इक्वेशन। इसके अलावा और भी एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि जब हमने सॉल्व करा था तो बहुत सारे करंट की वैल्यूज आई थी, आपको याद है। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले सबसे फार्दर वाले में 1 एम्पियर आया था, फिर उसके बाद आया था उसके पड़ोसी में भी 1 एम्पियर, फिर आया था 2 एम्पियर, फिर कितना आया था, फिर अगला था 3 एम्पियर, फिर अगला क्या था 5 एम्पियर, फिर 8 एम्पियर, फिर 13 एम्पियर, फिर 21 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा था। इसका नाम होता है फिबोनाची सीरीज, जिसमें कि जैसे देखिए 1 यहाँ पर 1 एम्पियर है, इसको अगर अगले टर्म के साथ ऐड करें 1 + 1 2 हो जा रहा है, फिर 2 को उसके पिछले टर्म के साथ ऐड करिए 2 + 1 3 हो जा रहा है, 3 को उसके पिछले टर्म से ऐड करिए 5 हो जा रहा है, 5 + 3 8 हो जा रहा है, 8 + 5 13 हो जा रहा है, 13 + 8 21 हो जा रहा है। तो ये कहलाता है फिबोनाची सीरीज। इसके अलावा एक और चीज वर्थ नोटिसेबल है कि जैसे जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई कब, जब सर्किट में कितने एलिमेंट्स थे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, तब ये कितना आ रहा है 1.61803। और आपको याद होगा कि पिछले बार जब हम लोगों ने सॉल्व करा था तो उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1.618182। याद आ रहा है आपको। तो देखिए ऑलमोस्ट ये जो है वैल्यू वो दोनों कितनी करीब आ गई थी। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि वी कैन सी दैट द equivalent resistance of a chain of 8 to 10 elements approximates very well that of the infinite chain. Hence, a ladder current with relatively few elements can be considered as infinite. जरूरी नहीं कि बिल्कुल सचमुच में हम लोग इतने एलिमेंट्स लगा दे कि वो इन्फिनिटी को जाए। अगर ठीक ठाक भी हम लोग ज्यादा एलिमेंट लगा दे रहे हैं तो वो कहला सकता है क्या, इनफाइनाइट लैडर। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको आज का सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। In case of any doubts, feel free to contact me. I'll be very happy to help you. Do not forget to subscribe to our YouTube channel and stay safe. Keep practicing, keep studying. We'll meet tomorrow with a different question of the day. Till then, take care. Bye bye.